नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 2 में पाठ 7 परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह, इकोसिस्टम जिसको बोल सकते हैं, परितंत्र मतलब इकोसिस्टम। इसमें हर एक प्रकार के प्राणी, हर एक प्रकार की वनस्पतियाँ, हर एक प्रकार के जीव जंतु सब कुछ आ सकते हैं। उसमें देखिए क्या दिया है। पिछली कक्षा में हमने पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहले पाठ में हमने पढ़ा है तदनुसार उसमें कैसे होते हैं स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी और विघटक जैसे सजीवों के प्रकार हैं। अब उसी को भक्षक के अनुसार बांटा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक और सर्वभक्षी। प्राथमिक में शाकाहारी प्राणी आते हैं, जैसे उदाहरण टिड्डा, गिलहरी, हाथी इत्यादि। ये सब किसके ऊपर निर्भर होते हैं? वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। द्वितीय भक्षक होते हैं मांसाहारी, इसमें मेढक, उल्लू, लोमड़ी ये शाकाहारी प्राणियों तथा अन्य भोजन के रूप में अन्य सभी प्राणियों का उपयोग करते हैं। सर्वोच्च भक्षक जो कि हम देखते हैं शेर, बाघ, मांसाहारी प्राणी को सर्वोच्च भक्षक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई अन्य प्राणी नहीं खाता है, इसलिए। सर्वभक्षी यह होते हैं मनुष्य। मनुष्य क्यों है? क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। भालू ये वनस्पति और वनस्पति जन्य पदार्थ अथवा शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सर्वभक्षी या मिश्राहारी। अब देखिए खाद्य जाल किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। यहाँ पे देखो दिखाया गया है। ये उत्पादक है, ये उत्पादक, फिर ये सब भक्षक हैं और ये लास्ट में क्या हो गया? मृतोपजीवी। इसमें हमेशा आंतरिक क्रिया होती रहती है और इन आंतरिक क्रियाओं का क्रम हमेशा निरंतर चलता रहता है और इनका जो क्रम होता है फिर इसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियाँ होती हैं। 4 या 5 से ज़्यादा कड़ियाँ होंगी और किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएं समाविष्ट होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है, खाद्य जाल कहते हैं। बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं होती हैं, एक नहीं। आप आगे देखोगे तो इसमें बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं दी गई हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर अब विभिन्न सजीव हैं। तो यहाँ पर जो शाकाहारी प्राणी है वो पेड़ पौधों पर डिपेंड होंगे, जो मांसाहारी प्राणी है वो एक दूसरे तथा पेड़ पौधों पर डिपेंड होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोई सजीव कोई अन्य सजीव का भक्ष्य होता है। उदाहरण, कोई कीटक अनेक प्रकार की वनस्पति के पत्ते खाता है, परंतु वही कीटक मेढक, छिपकली और पक्षियों का क्या होता है? भक्ष्य हो जाता है। यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखा वाला जाल बन जाएगा। मतलब कोई भी किसको हम लोग यहाँ पे संबंध दर्शा सकते हैं, किसी से किसी का भी। ज़रूरी नहीं कि यही इसको खाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी से भी हम लोग संबंध दर्शा सकते हैं। तो इसे ही प्राकृतिक खाद्य जाल कहते हैं। आमतौर पर ऐसे खाद्य जाल प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये प्राणी को यही खाएगा, उस प्राणी को वही खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जिसका टाइम हो उस हिसाब से उसको भक्ष्य बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। देखो ऊर्जा किस में ज़्यादा होती है? क्योंकि हम वनस्पतियों को खाते हैं, फिर मांसाहारी प्राणी को द्वितीय भक्षक खाते हैं, फिर तृतीय भक्षक खाते हैं, फिर ऐसे ही सर्वोच्च भक्षक खाते हैं। तो देखते हैं आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर, समझा? आहार श्रृंखला में अन्न, घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक होता है। देखिए यहाँ पे दिया है। सबसे पहला उत्पादक, इसमें हरी वनस्पतियाँ। प्रथम पोषण स्तर शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी और सर्वभक्षी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे से जो ऊर्जा की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। देखिए दिया यहाँ पे आहार श्रृंखला में अन्न, घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः क्या होता है? घटता रहता है। मतलब वो कम होता चला जाता है। जितना इसके पास रहेगा उससे कम इसके पास, फिर उससे कम इसके पास, फिर उससे कम इसके पास। तो यही यहाँ पे दिया है। तो इसलिए सर्वोच्च भक्षक
को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। देखते हैं आगे, यहाँ पे बताया गया है पिरामिड की रचना। उसमें बताया गया है कि 7.4 देखिए, जलीय ऊर्जा प्रमाण। ये जली के अंदर मतलब प्राणी, जो जली प्राणी होते हैं उनके अंदर के ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि कितनी ऊर्जा किसको मिलती है। देखिए आप, अब जल में भी वनस्पति होती है, प्लवक होते हैं, फिर प्लवक को कौन खाता है? मछलियाँ खाती हैं, और मछलियों को कौन खाता है? मानव खाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊर्जा का यहाँ पे जो अनुपात है वह इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका उससे कम, फिर इसका सबसे कम किसका है? मनुष्य का है। तो वही यहाँ पे दिया गया, आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा के विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मूल ऊर्जा क्या होती है? धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे अपने को दिखाया गया है। उसी प्रकार सजीवों की संख्या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है। परितंत्र ऊर्जा की इस रचना को क्या कहते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। अब आगे देखो क्या दिया है, सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत क्या होता है? कीटक जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसके शरीर को क्या कहते हैं? विघटन कर देते हैं, और विघटन के पश्चात फिर वही ऊर्जा कहाँ पे हो जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। फिर वहीं से वही प्रक्रिया शुरू होती है, वापस वनस्पति होगी, उसको कोई खाएगा, फिर आगे सेम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है, और फफूंद एवं सूक्ष्म जो मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं इन्हें क्या कहते हैं? विघटक कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करने के समय विघटक का रूपांतरण सरल कार्बनिक पदार्थों में होता है। ये पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी में सहजता से मिल जाते हैं। यहाँ से यह घटक पुनः वनस्पति के रूप में वनस्पति द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और आहार श्रृंखला वापस शुरू हो जाती है। तो एक चक्र है, और वो चक्र जो होता है वह हमेशा निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, हमको कहीं ना कहीं सूर्य से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा वापस सूर्य के पास नहीं जाती है, इसलिए उसे एक दिशीय माना जाता है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया, किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से हमको धूप मिलता है। वनस्पतियाँ अपना खाद्य पदार्थ बनाती हैं, तो वनस्पतियों के ऊपर जो शाकाहारी प्राणी रहते हैं वो डिपेंड होते हैं, फिर मांसाहारी प्राणी, फिर सर्वोच्च पक्षी। तो ऐसे यह प्रक्रिया चलती रहती है, और उसका मेन स्रोत कौन है? सूर्य। यहाँ से लेके अंडरलाइन कर दीजिए, वैज्ञानिक कारण भी आपको। परितंत्र में हरी वनस्पतियाँ कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। अब विघटकों तक पहुँचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित की जाती है। देखिए 1 से 2 ऐसा है। तो विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की तरफ वापस लौटकर नहीं जाती है, इसलिए इसे एक दिशीय माना जाता है, क्योंकि उस ऊर्जा का उपयोग जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होता है वो वापस सूर्य के तरफ नहीं जाती है। इसलिए सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसे क्या माना जाता है? एक दिशीय माना जाता है। तो ये आपको वैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आ सकता है, और ये सब परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। ये आप चार्ट याद रखिए, डायग्राम। जलीय ऊर्जा का प्रमाण कैसे मालूम पड़ेगा? प्लवक, वनस्पतियाँ, प्राणी, प्लवक, ये सब जल में पाए जाते हैं। और हमारा जो है वो यहाँ पे बताया गया है, परतंत्र के सभी उत्पादक वनस्पतियाँ, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आपको जितने भी अंडरलाइन चीज़ें कराई गई हैं उसको याद करिए, और जैसे जैसे जो पार्ट ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। तो इसमें आपको यहाँ तक हो गया है। बाकी के जो भी घटक हैं वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। उसमें आ जाएगा कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही पार्ट ख़त्म हो रहा है वैसे लिखते हुए याद करते जाना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी चल आने वाला है, तो हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद।